प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान का बहुत ही सामान्य जो परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसकी चर्चा की थी। आज हम राजस्थान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है राजस्थान की, उस पर बात करेंगे। जो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वहाँ से लेकर के 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, उस स्वरूप में किस प्रकार से राजस्थान आया है, किन चरणों के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का पुनर्गठन हुआ है, इस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक परिदृश्य पर अगर जाते हैं तो राजस्थान के अनेक भाग, अनेक क्षेत्र इस देश के, और देश ही नहीं बल्कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं, उनमें से एक जो सभ्यताएं थी, उनके अंतर्गत राजस्थान का कोई ना कोई क्षेत्र आता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर, पौराणिक भूगोल को अगर आधार बनाया जाए तो पुराणों में तो यहाँ तक वर्णन है कि पुष्कर से ही इस सृष्टि का उद्गम हुआ है। अर्थात सृष्टि का प्रारंभ अगर किसी स्थान से हुआ है तो उसे पुष्कर को माना गया है। और पुष्कर में भी बूढ़ा पुष्कर जो क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ से सृष्टि का उद्गम माना जाता है। ऐसी पौराणिक भूगोल की, पौराणिक जो ग्रंथ हैं, उनकी मान्यता है। बाद के कालक्रम पर अगर हम दृष्टि डालें तो महाभारत कालीन जो 2 प्रदेशों के नाम सुनने में आते हैं, मत्स्य प्रदेश और विराट प्रदेश। मत्स्य वर्तमान जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले, उस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा गया, और जयपुर और उसके पास विराट नगर एक क्षेत्र है, इन दोनों स्थानों को विराट प्रदेश कहा गया। महाभारत काल में पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए, यानी 12 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वो 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने आए थे, तो इसी विराट प्रदेश में यानी राजस्थान में वे ठहरे थे। और राजस्थान की अलवर में जब हम चलते हैं तो पांडुपोल एक स्थान आता है, वहाँ पर भी पांडवों के ठहरने की जो कथाएं हैं प्रचलित हैं। और एक ऐसा स्थान भी आता है जहाँ पर दूसरे पांडव दूसरे स्थान पर जो आते हैं, गदाधारी भीम, उन्होंने अपनी गदा से एक चट्टान को, एक स्थल को तोड़ा और उससे जल की अविरल धारा निकल पड़ी। तो पांडुपोल ऐसा अलवर ज़िले में जब हम जाते तो वहाँ पर ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अर्थात महाभारत काल में राजस्थान में विराट प्रदेश में पांडवों का आगमन हुआ था। इस प्रकार से महाभारत काल में भी राजस्थान का कहीं न कहीं जुड़ाव हमको दिखता है। उसके पश्चात हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल, उसके समानांतर जो राजस्थान में जो सभ्यताएं या क्षेत्र विकसित हुए, उनमें कालीबंगा, पीलीबंगा, जो कि वर्तमान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से बालाथल, रंगपुर, ये प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जब हम उदयपुर में आते हैं तो उदयपुर का जो आहड़ क्षेत्र है, आयड़ नदी के किनारे का क्षेत्र है, आहड़ सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन आहड़ सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। अर्थात ये उस समय में भी काफ़ी विकसित क्षेत्र था। इसी प्रकार से भीलवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करें तो बागोर सबसे पुरानी जो एक प्रकार से सभ्यता के केंद्र थे, उनमें से एक बागोर की गणना आती है। इसी प्रकार से अगर हम चित्तौड़गढ़ ज़िले में बात करते तो मध्यमी का जो स्थान है, वह उसका वर्णन इस रूप में आता है, वह राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र था। और इस प्रकार से हम राजस्थान की जब अब बात करते तो प्राचीन पृष्ठभूमि भी इसकी बहुत ऐतिहासिक रही है, और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नामकरण थे। श्रीगंगानगर क्षेत्र को योद्धेय इस रूप में जाना जाता था। तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र मत्स्य और बाद में शोरसेन साम्राज्य के रूप में जाना गया। नागौर के क्षेत्र को हम अहिछत्रपुर के रूप में जानते हैं। तो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश के रूप में जाना गया। इसी प्रकार जो आबू रोड और सिरोही का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चंद्रावती, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनमें चंद्रावती के रूप में, चंद्रावती प्रदेश के रूप में जाना गया है। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्र का जो क्षेत्र है, वह शिवी क्षेत्र इस रूप में जाना जाता था।
तो प्राचीन काल से हम अगर देखते हैं तो इसी प्रकार से जालोर के क्षेत्र को स्वर्णगिरी इस नाम से जाना जाता था, जालोर का क्षेत्र।